झारखंड से हमारी साथी नितिशा खलको जो इस बात को आगे बढ़ाएँगी कि उनके राज्य में और भारत के अन्य इलाकों में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, जो भीतर की क्रिटिकल वॉइस हैं। मैंने कुछ 10-1 साल पहले उनकी कविताएँ पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने पितृसत्ता की कितनी मजबूती है आदिवासियों में उसको उठाया था, जिसको हम बहुत रोमानी भाव से कहते हैं कि नहीं उधर तो पुरुषवाद नहीं है। वो नितिशा के उससे मुझे मालूम हुआ था कि नहीं, जब भीतर से कोई आवाज़ निकलती है तो वो सेल्फ क्रिटिकल भी होती है, अपने प्रति आलोचनात्मक भी होती है। लेकिन अभी वो जिससे जूझ रही हैं, लगातार जूझती रही हैं, जो जो संघ का, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसके साथ किस तरह से उनके अपने हो रहे हैं, लेखकीय सरोकार रहे हैं, कवि हैं और आलोचक हैं, शिक्षिका भी हैं और तमाम समूहों से, आदिवासी समूहों से जुड़ी हुई हैं। मैं आवाज़ देता हूँ नितिशा खलको जी को, आएँ और अपनी बात रखें। नितिशा जी। सभी पूर्वोत्तोलकों को जोहार, जय भीम और लाल सलाम। यहाँ पे जब बातें रखने आई हूँ तो थोड़ी सी हिचकिचाहट है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रबुद्धों का जमावड़ा है और ये मौका मेरे लिए खुद सीखने का था, पर कुछ हिस्से जो आपके साथ झारखंड की धरती के हवाले से साझा करना चाहूँगी। मंच ने जगह दी है, आभार है। यहाँ पे जो बात मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी, अपने एक एक्टिविस्ट साथी डॉक्टर अभय खाखा थे, हमारे बीच अभी नहीं है। उनकी एक छोटी सी कविता जो मुझे लगता है आदिवासी क्या है, आदिवासियत क्या है, उसको मौजूदा जो समय है उसमें वो खोल के रखने के लिए पर्याप्त है, तो उस कविता के साथ आगाज़ करना चाहूँगी। ये कविता इंग्लिश में थी, जिसको हिंदी करके मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आई एम नॉट योर डेटा के नाम से आपको ये सर्वग उपलब्ध होगी, तो हिंदी रूपांतरण के साथ। मैं तुम्हारा डेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डेटा नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा वोट बैंक हूँ। मैं तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं, या कोई अजायब घर में रखी हुई अजीब वस्तु भी नहीं। मैं वहाँ बीज भी नहीं जो कटाई के इंतजार में बैठी हो, ना ही मैं वो प्रयोगशाला हूँ जहां तुम्हारे सिद्धांत जांचे जाते हों। मैं तुम्हारा बारूद का वह चारा भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारा वह अदृश्य मजदूर हूँ, ना ही इंडिया हैबिटाट सेंटर में तुम्हारे मनोरंजन का कोई साधन। मैं न तुम्हारा वह खेत हूँ, न वह तुम्हारी भीड़ हूँ, न तुम्हारा इतिहास हूँ, ना तुम्हारी मदद हूँ, ना तुम्हारा अपराध बोध हूँ, ना तुम्हारी जीत के पदक हूँ। मैं इनकार करता हूँ, ठुकराता हूँ, विरोध करता हूँ तुम्हारे इन लेबलों से, तुम्हारे निर्णयों से, दस्तावेजों से, परिभाषाओं से, तुम्हारे मॉडल, नेता और संरक्षकों को, क्योंकि वो मुझसे छीन लेते हैं मेरा अस्तित्व, मेरा दृष्टिकोण, मेरी जगह। तुम्हारे शब्द, नक्शे, आंकड़े, सूचकांक, ये सब केवल मृग तृष्णा रचते हैं और तुम्हें बिठा देते हैं ऊंचे आसन पर, जहां से तुम मुझे नीचे देख पाते हो। इसलिए मैं खुद अपनी तस्वीर बनाता हूं, अपना व्याकरण गढ़ता हूं, मैं अपने औजार भी खुद गढ़ता हूं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी दुनिया और अपने आदिवासी स्वत्व के लिए। इस कविता में जब हमारे सामने अभय खाखा इन बातों को रख रहे हैं, तो ये उनकी अनुभूतियां हैं जो शायद मैं भी कहीं ना कहीं उन अनुभूतियों के हवाले से ही बात करने की कोशिश करूंगी। इस अघोषित आपातकाल के हमले और प्रतिरोध की जो गति देखने को मिल रही है, उसमें
मैं कुछ आदिवासी परसेप्शंस और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। एक ऐसी कम्युनिटी जिसको कि पूरे विश्व में हम कई नामों से चिन्हित कर रहे हैं, इंडिजिनस कह रहे हैं, ब्लैक कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, जनजाति कह रहे हैं, वनवासी, एबोरिजिनल्स और ट्राइबल्स और कई नाम। लेकिन आदिवासी खुद को क्या कहलाना चाहता है, क्या कहा जाना चाहता है, इस बात से किसी को कोई सरोकार और वास्ता नहीं है। ये बात वही हुई कि आपको आपके नाम से छीन करके कुछ और ही पुकारा जाए, बोला जाए। तो मैं उस संस्कृति के लोगों की बात यहाँ पे करने की कोशिश में हूँ जो युद्ध की पृष्ठभूमि में अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है, पर भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें कुछ कोशिशें और कुछ संवेदनाएं जगानी पड़ेगी। जो बात मैं यहाँ कह रही हूँ वो कोई डाटाबेस नहीं है, कोई एआई जनरेटेड भी नहीं होगा, लेकिन पूरी तरीके से जो आज तक भोगा है, जो अनुभूत किया है, उसके हवाले से करूंगी और कोई नई बात नहीं कहने जा रही होंगी। जो मैंने अपने आदिवासी सी गांव के अखड़ा में सीखा है, जो मैंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ड्यूरिंग एक्टिविज्म और एक्टिविस्ट साथियों के बीच रह के सीखा है, उन्हीं बातों का दोहराव होगा, सिर्फ लहजा सिर्फ मेरा अपना है। तो यहाँ पे एक अटेंशन और संवेदनशीलता की मांग इसलिए उठ रही होती है कि एक तो आबादीगत तरीके से हम कम हैं। मैंने एक मीटिंग अटेंड किया था दिल्ली में YMCA में हो समाज के लोगों के द्वारा, और वहाँ पे वो अपनी कद काठी क्यों छोटी रह गई, क्यों मतलब माल न्यूट्रिशन के शिकार रह गए, इन सब बातों पर थी। तो जब ये पीढ़ा लगा मेरे नीचे तो मुझे यही फीलिंग एक बार दोबारा याद आ गई। मैं वाकई उस हो समाज से नहीं हूँ। मैंने शहरी जीवन जिया है और लंबे समय तक चीज़ों को पाया है, तो मैं आदिवासी समाज का फिजिकल प्रतिनिधित्व नहीं करती हूँ, लेकिन जो कुछ देखा है, जिया है, वो मेरे लिए आप तक पहुँचाना जरूरी है। अभिव्यक्ति जब भी की जा रही है, हमारे साथ में भंवर सर ने जिस बारीकी के साथ बातों को बताया है, तो खतरा अभिव्यक्तियों पर बढ़ा तो है। आलोचनाओं को करने पर जेल भरे भी जा रहे हैं और ट्रायल होने के बिना, बेल नहीं होने के बिना हमें लगता है कि थोड़ी सी चुप्पी, और जिस बात को उन्होंने फुसफुसाहट कह के केंद्रित किया, लेकिन एक चेतना जो हम किसी के हाथों में कलम से पन्नों में उतरती है, बिखेरती है, और हम जहां पर भी हैं वहां पे एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक ऑरा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लड़ाई जिंदा है, खत्म नहीं हुई, लड़ना पड़ेगा। लड़ाई को जिंदा रखने के लिए जो लोग हैं उनको एक दूसरे का बस हाथ थामने की जरूरत है और वो होके रहेगा। तो इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। खास पार्टी और खास नेताओं के साथ में हम बोलने पे जो पाबंद हो रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं, तो इसमें गौर करेंगे कि जेल में आबादी हमारी कितनी है। हमारी मतलब मैं उन सभी बहुजन तबकों को याद कर पा रही हूँ जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समूह, मुस्लिम और पिछड़ों के नाम से हमारे सामने गुजर रहे होते हैं। और इसी को जब हम नौकरियों के संदर्भ में देखते हैं, तो वो अपनी प्रतिशत जो आबादी पूरी वो शेयर करती है देश में, उसके अनुसार नहीं है, लेकिन जेलों में भागीदारी उनकी ज्यादा दिखाई पड़ रही होती है। कई सारे ऐसे कानून भी आते हैं जो इन हाशिए की आबादी को निरंतरता से इन जेलों में लगातार बढ़ा रही होती है। तो एक न्याय की बात अगर हम करने की कोशिश कर रहे हो, तो देश में कुत्तों के प्रति सरकार बहुत सचेतन हो गई है, बाघों के प्रति हो गई है, अभयारण्य बन रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के लॉज लेके आते हैं, लेकिन जो एक अपनी जाति, मानव जाति की अगर हम बात करें, तो मानव जाति के साथ वो अपना संबंध स्थापित करते हुए दिखाई ही नहीं पड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं उन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी याद कर पा रही हूँ और उनके फ्री होने की कामना और जो चेष्टाएं हम लेखक समूह के द्वारा की जा सकती है, उसको करने के लिए एक अपील यहाँ पे रखना चाहूंगी। देश भर में जितने भी हम लोग यहाँ पे जनवादी लेखक सामने आए हैं, वो एक बात की ओर ले जाने की कोशिश करूंगी कि
यहाँ पे हमें लगता है कि आदिवासी अगर संघर्ष कर रहा है तो वो स्वतंत्रता पूर्व की परिस्थितियां जो थी और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं बहुत एक सी हैं। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से भी आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और हम पहली लड़ाई उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश की बुराई करना बुरा लग रहा है, बट 1857 को हम लोग स्वतंत्रता की पहली लड़ाई घोषित करते हैं, चिन्हित करते करवाते आते हैं। लेकिन तिलका मान जी जो 1700 के उत्तरार्ध में 1750, 57 और 80 के दौर में जब लड़ रहे हैं 100 साल पहले, तो वो विद्रोह काउंट किया जाता है। तो भाषा की जो राजनीति है ना, आदिवासियों के साथ बहुत की गई है। तो उस तरफ भी हम लोगों को गौर करने की जरूरत है कि जितने कोल विद्रोह हुए, जतरा, टाना भगत का आंदोलन हुआ, संथाल हूल 1854-55 में ही घटित हो रहा है, इसको हम अपनी लेखनी में लाने की कोशिश करें, क्योंकि इशारतन और बात जबरदस्ती को उसको छिपाने और डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है अगर सिपाही विद्रोह 1857 में सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल नहीं होता, सरसों तेल का होता, तो हम लोग शायद 2025 में अभी भी गुलामी यहाँ ढो रहे होते। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा जब हम लोग कारकों को पढ़ रहे हैं कि जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित कर रहे हैं, वो प्रथम वाकई कितना प्रथम रहा है, और जो वाकई कौमों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसको आपने विद्रोह के खेमे में करके उसको एकदम से दरकिनार कर दिया है। एक औपनिवेशिक दौर हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के समय में भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते आदिवासियों ने काफी झेला, लेकिन आप उन देसी एजेंटों को छिपा जाते हैं जो उन अंग्रेजों को मदद पहुंचा रहे थे। वो अगड़ी जातियां थी, वो कौन से लोग थे जिसको कि अभी उनका हितकारी कह के उनके साथ में लाने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस पर खुल करके बात करनी चाहिए। हम लोग एक थीम पर बहुत काम कर रहे होते हैं आज के समय में, डीकोलोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। इस थीम पर कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और भारत सरकार तो जनजातीय गौरव दिवस डिक्लेयर कर चुकी है 15 नवंबर को। और आदिवासी हीरो हीरोइंस को ढूंढने का काम हर एकेडमिक जगत को फ्लोट कर दिया गया है कि ले करके आइए अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायक नायिकाओं को। लेकिन आप कभी भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने। मैं बहुत रिसेंटली भभुआ गई थी, कैमूर में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया गई थी। वहाँ पे जो हमेशा आदिवासी संस्कृति पर बातचीत होनी है, और आपको जो रेप्लिका रहता है सामने, एक माँ भारती की बड़ी सी तस्वीर रख दी जाएगी, और साथ में बिरसा मुंडा जी को साथ में एकदम अदना कद का छोटा सा रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले एंटर करते ही आपके मन में ये दुर्भावना आती है कि माँ भारती जो हमें कभी दिखाई नहीं दी, उसकी तस्वीर इतनी बड़ी, और जो बिरसा मुंडा हमारे पुरखे थे, हमारे बीच के हैं, उनके वंशज हैं हम, उनकी तस्वीर अदनी सी रखी गई है। और इस पर अगर सवाल कर दो तो अगली बार से आप उस यूनिवर्सिटी में कभी बुलाए ना जाने के लिए तैयार बैठे, और हो सकता है आपका जो आने जाने का खर्चा है और रेनुमरेशन है वो भी टाल दिया जाए। तो आपको ये रिस्क और ये दिक्कतें उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और साथ ही इन आइकन्स के आसपास जब सरस्वती वंदना गा करके उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कहीं से एक आदिवासी होने के नाते ना संस्कृत से जुड़ाव बन पा रहा होता है, ना उन शब्दावलियों से जुड़ पा रहे होते हैं। हिंदी क्योंकि रोजगार और रोटी की भाषा हो गई, तो हम लोगों ने अपनी उन भाषाओं से थोड़ी बहुत दूरियां बना ली, क्योंकि जिंदा रहना था, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की थ्योरी में फिट होना था। तो मेरी मातृभाषा मुझसे लूट ली गई। आज वो एमए में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोगों ने कभी नर्सरी से लेकर के 10th और 12th तक कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में। आज हमारे जो सर जहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ से न्यूज़ आ रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है स्कूल के, वहाँ से आपने उनको हटा दिया है जो काली बाई वहाँ की एक आइकन रही है, या गुरु गोविंद जी रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया है भीलों के अमंग में, मीनाओं के अमंग में। तो ऐसे सारे लोग गायब कर दिए गए हैं। और कई बार ऐसे आयोजन का हिस्सा जब आप बनते हैं
तो मैं आपको आपने इंटरनेशनल इंडिजिनस डे 9 अगस्त की बात की और वहाँ पे राजस्थान में जो मौका है उसके बारे में बात की। झारखंड वो पहला स्टेट है जहाँ पे यूएन के द्वारा डिक्लेयर इस वर्ल्ड इंडिजिनस डे का सेलिब्रेशन 1993 में स्टार्ट हुआ था सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और इसको पब्लिकली लोगों ने झारखंड इंडिजिनस पीपल्स फोरम के प्लेटफॉर्म के तहत 75 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने सामूहिक रूप से 1998 में टाउन हॉल में मनाना शुरू किया था। तो वहाँ पे जो एक आगाज उठी थी 1998 से, उस समय स्कूल डेज में हो और हम लोगों ने उस आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा था। और जो यूएन में राइट्स थे पूरे वर्ल्ड के आदिवासियों के लिए, उसकी हर एक प्रति को बार बार राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भेजा जा करके हम ये क्लेम कर रहे थे कि जो वहाँ पे विश्व में आदिवासी को संरक्षित रहने का, सुरक्षित रहने का, अपनी सांस्कृतिक अस्मिताओं के साथ जीने का राइट है, वो यहाँ पे भी लागू किया जाए। लेकिन भारत की सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी का रहा हो, वो थ्रू आउट यही एक वर्ड कहती रही है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं है, और अगर आदिवासी है तो पूरी आबादी को आपको आदिवासी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक आपकी जो पहचान है उसको ही पूरे तरीके से जीरो करने की कोशिशें लगातार दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र के एक प्रमुख कवि हैं वारू सोनवने, स्टेज नाम की उनकी कविता में बार बार ये बात आती है कि आदिवासियों के संबंधित आयोजन जब भी हो रहे होते हैं, आदिवासियों को बुलाया जाता है, स्टेज से दूर रखा जाता है, और जब वो अपनी बात कहने को आतुर हो रहे होते हैं, कहने की बात के लिए हाथ खड़े कर रहे होते हैं, तो उनको बैठा दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारी जगह ये है, आपने माइक और स्टेज की तो कल्पना ही नहीं करनी है। तो ऐसे सारी यूनिवर्सिटीज के जितने भी जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करते हुए आयोजन है, इसी तरीके के खाना पूर्ति के आयोजन आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रवादी थरों ने जो धोखेधड़ी इतिहास में की है, वही धोखेधड़ी कई बार सेक्युलर ताकतों के द्वारा भी महसूस करती है, जब वो अपने जातीयता और धार्मिक पहचान से आदिवासियों को देखने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कमतर आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक आग्रह यहाँ से करना चाहूंगी कि आदिवासी नेतृत्व तैयार होने दीजिए, आदिवासी खुद अपनी बात कह पाए, इसके लिए संजीदगी से विचार कीजिए। आदिवासी अपनी लड़ाई अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहा है, ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहा है। स्वराज की बात जब महात्मा गांधी करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, महानता की एक लाइन खींच दी जाती है, लोकल इज वोकल कह के वर्तमान सत्ता पूरा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आती है, चलती है। पर आदिवासी में जब बिरसा मुंडा इसी को बोलेंगे अबुआ राज अबुआ दिशो, वो मुंडारी में बोल रहे हैं कि मेरे राज्य में मेरा शासन, तो वहां पे हम अलगाववादी चिन्हित कर दिए जाते हैं। तो ये सब तमाम स्टिकर्स जो अर्बन नक्सल का हो, माओइस्ट का हो, नेगाओ हम आदिवासियों के लिए बहुत आसान सा एक चीज बन के रह गया है, जिसको कि हमें लगता है कि ये हम ऐसी उपनिवेशी ताकतों को जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी एग्जिस्ट करती है, उससे एक दूरी बनाना चाहेंगे। राजनीतिक आज़ादी अंशतः मिली है, और जो रिसोर्सेस पे समान भागीदारी होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया तेज हुई है, उसमें हम लोग एक साथ इकट्ठे लड़ सकें, ये बात मैं कहना चाहूंगी। डैम हमारे यहाँ बहुत बने झारखंड में, कल कारखाने अब खदान खूब हुए, उत्पादन भी खूब हुआ सारे आदिवासी बहुल इलाके में, पर आदिवासी के हिस्से में ये तमाम चीजें नहीं हैं। ये पूरे तरीके से वहाँ एक बड़ी आबादी चेंज करती है आदिवासी इलाकों को एंटर करके, और यहाँ पे पुलिस और मिलिट्री की संख्या भी ज़्यादा बढ़ती है, और जल जंगल ज़मीन की लूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक पत्थलगड़ी का मूवमेंट आता है इसी बीच में, जहाँ पे पूरे गांव पे सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। दुखद है ये, मतलब आप समझिए कि आप यहाँ शामिल हैं और आप पे सेडिशन के चार्ज बस इसलिए लगा दिए गए कि आपने कुछ बातें सुन ली, कह ली, आपस में बतिया ली। तो ये मूवमेंट्स के साथ में हम लोगों ने बहुत सारे हत्याकांड अपने ऊपर झेले हैं, जिसमें सरायकेला खरसावां का गोलीकांड एकदम इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला ही साल है, और 1948 का 1 जनवरी का, जिसमें कि बड़ी आबादी मरती है आदिवासियों की।
कोलकारो है, तपकारा है और साथ में नेतरहाट फायरिंग रेंज है, साथ में जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए माइनिंग में हम आदिवासियों के लिए वो मिनरल बहुत नुकसानदायी साबित हुआ है। और जब वो जमीन के अंदर है तब तक उसने आदिवासियों को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन माइनिंग के तुरंत बाद उस पूरी आबादी में जो फ्लोरा फाउना है, जो वनस्पति जगत है, जो जीव जगत है, वो बैडली हैम्पर्ड है। मतलब उस गांव में इनफर्टिलिटी एकदम बढ़ी है, लोग उन गांव में शादी देने से बच रहे हैं, हवा, पानी, जमीन हर कुछ दूषित हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने झेली है वो कम नहीं है। हमको आपको बेचारगी में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लड़ रहे हैं उस लड़ाई में साथ देने की जरूरत है। और इस लड़ाई को ऐसा ना देखे कि ये आदिवासियों की लड़ाई है, ये शायद पृथ्वी बचाने की लड़ाई है, पर्यावरण को बचाने की लड़ाई है, मानव होने को बचाने की लड़ाई है। और साथ ही साथ सिल्वाजिटोम ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये तमाम चीजें जिसके सबसे बड़े शिकार जो रहे आदिवासी ही रहे। और अंततः मैं बात को बाइंड अप करूंगी। एक टीचर हो तो एनईपी 2020 ने जो हमारे सामने सिलेबस लेके आया है ना, हम लोग पिछले 4 साल से जो भोग रहे हैं बता नहीं सकते हैं। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पेपर मैंडेटरी लागू कर दिया गया है, जिसमें हमने सिर्फ इंडियन नॉलेज सिस्टम छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको हिंदू नॉलेज सिस्टम बोलते तो ज़्यादा बेहतर था। वो पूरे तरीके से कहीं भी आदिवासी नहीं दिखाई पड़ेंगे, दलित नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप सिख कम्युनिटी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जितने भी धार्मिक बहुलता के देश को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा कुछ भी वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब हम लोग कुल मिलाकर के वेद वेदांत, मनुस्मृति, योग के जो तत्व हैं, भविष्यवेता और एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों को ही पढ़ाई में ठूस ठूस के भरने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक अंतिम अपील यहाँ से बस जसिता किरकेटा की वर्डों में कहने की कोशिश में रहूंगी। वो एक लाइन कहती हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के इंतजार में। एक अंतिम 4 पंक्ति की कविता जसिंता, क्योंकि हमारे बीच में पॉपुलरली रीडेबल कवियत्री रही हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक 22 साला बच्चा था, जितेंद्र सोनू मेरावी। उसने अपने घर में जबरदस्ती दुर्गा पूजा का आयोजन कराने की वजह से दशहरा के दिन सुसाइड किया था और वो 55 दिनों के लिए जेल में इसलिए बंद था कि उसने महिषासुर और रावण को अपना पुरखा बोल करके रिकॉग्नाइज किया था। उस बच्चे को पूरे गांव के लोगों ने मिल करके उसके घर में दबाव बनाया और पूरे 8 या 9 दिन का जो नवरात्र होता है वो आयोजित किया और दशहरा के दिन उस बच्चे ने सुसाइड किया था। उसकी 4 पंक्ति आप सुने, वो बच्चा क्या कहना चाहता था हमारे सामने। मैं भाषा में बदतमीज हूँ, अलंकार को ठुकराता हूँ और गीतों के व्याकरणों के आकर्षण से कतराता हूँ।